नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न चीज़ों के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। पहला, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक ना। अर्थशास्त्र और एक होती है अर्थव्यवस्था। ये हो गया इकोनॉमिक्स। ये है इकोनॉमी, ठीक है। ये और ये दोनों में मूलभूत अंतर हो जाते हैं, ठीक है। इसे भी बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का, ठीक ना। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में होती है, ठीक ना। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्यमान हो, सब आर्थिक गतिविधियां हैं। इसमें लाभ और हानि, ठीक ना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होते हैं। मानव के लाभ और हानि, ठीक ना, मानव के आर्थिक क्रियाओं के, ठीक ना। इसमें मानव के आर्थिक क्रियाओं के लाभ प्लस हानि, ठीक है, ये भी इसमें सम्मिलित होती है, इसमें अर्थशास्त्र में। अब यहाँ देखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। ये जो है ये एक थोड़ा सा अधूरा शब्द है। क्यों अधूरा है? अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। तो जब अर्थव्यवस्था की बात होगी, ठीक ना, इसके साथ देश की चर्चा होनी जरूरी है। जब देश की चर्चा नहीं होगी तो यह चीज़ें अर्थव्यवस्था अधूरी रह जाती हैं, ठीक ना, ये चीज़। अब इसके बाद देखेंगे वास्तव में जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, ठीक ना, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था प्लस देश, तो ये देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको सारी चीज़ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में जुड़ जाती है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग, उत्पादन, वितरण से संबंधित है। अब आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश की व्यापारिक क्षेत्र, इसमें क्या क्या है? देश की व्यापारिक क्षेत्र प्लस इसमें आपको शामिल है घरेलू क्षेत्र, प्लस इसमें आपको शामिल है सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधन का प्रयोग, ठीक ना। किसके द्वारा? सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग प्लस, और इसमें क्या शामिल है? वस्तुओं तथा सेवाओं के, क्या चीज? वस्तु एवं सेवाओं के आपका उपभोग, उत्पादन और वितरण। यहाँ पे इससे तीन चीजें हैं। पहला है उपभोग प्लस उत्पादन प्लस वितरण, ये सारे चीज़ें सम्मिलित हैं। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अर्थव्यवस्था किसी देश से जुड़ी होती है, अगर देश से नहीं जुड़ी होगी तो ये अधूरा शब्द होगा, ठीक है। जब देश से जुड़ जाती है तो ये एक कंप्लीट शब्द होता है। उस देश का व्यापारिक क्षेत्र कितना है, घरेलू बने घर के पूरे देश के सीमाओं के अंदर उसका कितना, क्या क्या बिजनेस है, क्या नहीं है। सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधन का प्रयोग, यहाँ पे जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल कोयला है, पेट्रोलियम तत्व है, लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, इन अयस्कों का किस के लिए प्रयोग कर रही है, किस उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रही है। और जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जो भी इस देश में, भारत देश में जो वस्तुएं बन रही हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका उपभोग कौन लोग कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं। बिजली है तो हम ही यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट है तो हम ही, 5G आएगा तो हम ही लोग यूज़ करेंगे। उत्पादन जो हो रहा है वस्तु एवं सेवाओं का, तो हमारे देश की जनता भी यूज़ कर रही है, और देश के जो विदेशी जनता है विदेशी व्यापार करके देश को फ़ायदा पहुंचता है। और इसका वितरण, जो भी वस्तु सेवाएं हो रही हैं उसका आम गरीब जनता तक पहुंच है या नहीं है,
ठीक ना। मान लीजिए सीमेंट बना तो सीमेंट आम आदमी खरीद रहा है, अपना मकान बना रहा है। लोहा बना तो वो भी आम आदमी खरीद रहा है, ठीक ना, अपना घर बना रहा है। इंटरनेट है तो सभी लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी वस्तु और सेवाओं का इस देश में उत्पादन हो रहा है, उसका उपभोग, उत्पादन और वितरण, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। और अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का, उसके लाभ और हानि का अध्ययन करता है। यहाँ आपको क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ठीक ना, क्या क्या है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि न्यून, मध्य, उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, ठीक ना, किसने किया है? विश्व बैंक, ठीक ना, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इसका वर्गीकरण किया है कि अर्थव्यवस्था कैसी होती है, और उसके आधार पर, किसके? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, ठीक ना, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है विश्व बैंक ने, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय, मान लीजिए कि भारत में 130-35 लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा देश है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो 135 करोड़ लोगों की, ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर व्यक्ति आय कितना है, इस चीज़ को निर्धारण किया जाता है कि देश का जीडीपी कितना है और देश की पॉपुलेशन कितना है, और उसके बाद प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को निर्धारित किया जाता है। तो इसके आधार पे वर्ल्ड बैंक ने 4 कैटेगरी बनाई है, ठीक ना। इसके आधार पे 4 कैटेगरी है। पहला है नीच आय वाली, यानी नीची आय वाली देश, ठीक ना, ये पहला नंबर पे। दूसरा है नीची मध्य आय वाली, ठीक ना, नीची या निम्न मध्य आय वाली देश। फिर इसके बाद आता है उच्च मध्य आय वाली, फिर है उच्च मध्य आय वाली देश। उसके बाद आता है उच्च आय वाली, उच्च आय वाली देश, ठीक ना। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, ठीक ना, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर 4 कैटेगरी है। निम्न आय वाली देशों की सूची में कौन कौन है? निम्न मध्य आय वाली देशों की सूची में कौन है? उच्च मध्य आय वाली देशों में कौन है? और उच्च आय वाली देशों में कौन है? तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत जो है यहाँ इस वाले कैटेगरी में है। निम्न मध्य आय वाली देश में अभी भारत है, ठीक ना। और नॉर्वे, स्वीडन, जापान, ये सब उच्च आय वाली देशों में है, ठीक ना। और ब्राज़ील जैसे देश उच्च मध्य आय वाली देशों में है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है कि इनकी पहली बात की पॉपुलेशन कम है, ऊपर से देश का जो राष्ट्रीय आय है बहुत ज़्यादा है। तो जब इस तरह से बटेंगी तो ये ऊपर की ओर चलती है। एक तो डेवलप अर्थव्यवस्थाएँ भी है। भारत के साथ समस्या ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक ना, इसलिए आपका जब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर निकाला जाता है तो थोड़ा नीचे बैठता है। हमारी जनसंख्या भी तो ज़्यादा है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ आगे देखेंगे, इसी को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है निम्न आय वाली देशों में, ठीक ना। निम्न आय वाली देशों में कम से कम US डॉलर 999 से कम, 995 डॉलर से कम,
ठीक ना। ये जिसका कम होगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये क्या है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक ना। 995 रुपये से जिसका कम होगा वो निम्न आय वाली कैटेगरी वाली देशों में है। अब दूसरा है निम्न आय मध्य आय वाली, ठीक ना, निम्न मध्य आय वाली देश। इसमें जो है आपको 996 से लेके 3895 तक, 996 से 3895 डॉलर के बीच, तो इसी में हमारा है भारत है, ठीक ना। हमारे जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए इस कैटेगरी में है। जनसंख्या 50 करोड़ रहती तो थोड़ा ऊपर वाले कैटेगरी में रहते, ठीक है, कोई बात नहीं, जनसंख्या बोझ नहीं होती है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है, ठीक ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है, ठीक ना, जनसंख्यांकी इसके लाभांश मिलते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे उच्च आय वाली जो देश होती हैं, ठीक ना, उच्च आय वाली देश, तो इसमें करीब आपको 3896 से लेकर, ठीक ना, 12,055 डॉलर के बीच वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उच्च आय वाली देशों में शामिल होती हैं, ठीक ना। अब इसके आगे देखेंगे, अगला है हमारा उच्च आय वाली देशों, ठीक ना, उच्च आय वाली देश, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा जिसकी यूएस डॉलर 12,055 से डॉलर से, ठीक ना, ज़्यादा है, वो उच्च आय वाली देशों की सूची में होती है। अब ये जो आंकड़ा है प्रतिवर्ष बदलता है, प्रतिवर्ष चेंज होते रहता है, तो इसके लिए आप हमेशा जो मैगजीन्स हैं, जो पेपर हैं, उससे जुड़े रहिए, क्योंकि ये वाला डाटा जो है हर साल चेंज हो जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है, ठीक ना, इसको समझेंगे, ठीक है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष, ठीक है, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष, ठीक ना, सरकार की भूमिका के आधार पर, सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक ना, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में, ठीक ना, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक ना। कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। अब इसको बारी बारी से ओपन करके देखेंगे कि इसमें है क्या। जैसे पूंजीवादी देश, ठीक ना, इसमें अमेरिका आ जाएगा, इसमें रूस, चीन जैसे देश आ जाएंगे, और ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक ना, इसमें भारत आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको बारी बारी से देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अमेरिका आज इतना संपन्न बना हुआ है, राज्य अर्थव्यवस्था में सरकारें कंट्रोल करके रखती हैं, तो रूस और चीन के क्या हालात हैं, ठीक ना, किस तरह से वो कंट्रोल करके रखी हैं। अब भारत में मिश्रित है, यहाँ सरकारी भी हैं और निजी भी हैं, तो इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट है,
तीनों चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इतिहास भी है, ठीक ना, इस चीज़ को भी देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और इसकी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। यहाँ हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, यह बाजार तय करता है, सरकार की भूमिका नहीं होती है। इसमें पहली बात, क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, ये सब बाजार तय करती है, ये सब बाजार तय करती है, सरकार की भूमिका नहीं होती है। इस चीज़ को समझना जरूरी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, क्या नहीं होगा, सब बाजार तय करती है, सरकार बिल्कुल भी रोक नहीं लगाती है। क्यों रोक नहीं लगाती है? लगभग जब 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब, एक किताब आई थी 1776 ईस्वी में, एडम ईस्वी में एडम स्मिथ, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो एडम स्मिथ महोदय ने कहा, ठीक ना, कि आपको एक किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में, ये क्या है, बुक है, ठीक ना। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत है। ये किताब कहाँ है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत है। इन्होंने एडम स्मिथ ने कहा कि कोई भी सरकार को बाजार में रोक लगाने की जरूरत नहीं है, और हस्तक्षेप नीति का सिद्धांत का इन्होंने जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने कहा कि बाजार को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक ना, बाजार को फ्री छोड़ दीजिए, इसमें सरकार की भूमिका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये 1776 ईस्वी में ही कहा था, ठीक ना, समझ लीजिए। अब यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने से भी धीरे धीरे ये यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर तमाम चीज़ों में, देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं फैलते चली गई। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ है। पहला, ये पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में इसका जन्म हुआ है, ठीक ना, इसका उदय हुई है या उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे हम लोग और देखेंगे कि इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सब फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, ठीक ना, और कीमत कौन करती है? सरकार तय करती है, ठीक ना। यहाँ उत्पादन कितना होगा, आपूर्ति क्या होगी, कीमत क्या होगी, सबके सब सरकार तय करती है। और यहाँ पे और आगे देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस वाले को क्या कहेंगे? केंद्रीकृत नियोजित
अर्थव्यवस्था ऐसे देशों को कहते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक ना, यह जो होती है यह गैर बाजारी है। बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। देखिए, एक होता है बाजार निर्भर कंट्रोल करता है, एक होता है सरकार कंट्रोल कर रही है सभी चीज़ों को, तो दोनों में अंतर हो जाता है कई प्रकार की। इसे ओपन करके बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग शैली नज़र आती है। एक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ दो है, यहाँ आप समझिएगा, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक ना। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी, और लगभग 1985 से पहले ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।